नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेट गब्बर सर क्लासेस में। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा आज का क्वेश्चन है 51 से लेके 60 तक आज के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रिफर्ड एनर्जी रिच फीड इंग्रेडिएंट फॉर हॉर्स, यानी कि घोड़े के लिए प्रमुख ऊर्जा समृद्ध भोजन घटक कौन सा है। ऑप्शन है ओट यानी कि जई, दूसरा है वीट यानी गेहूं, तीसरा है राइस यानी चावल, और चौथा है सोरगम। तो इसका जो सही आंसर है वो है जई। जई कैसे है, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जई इसको घोड़े के लिए क्यों प्रमुख भोजन ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, वो बाकी जैसे कि क्योंकि ऊर्जा के अगर जैसे कि ऊर्जा की बात करें तो गेहूं भी होता है, चावल भी होता है और सोरगम भी होता है, यानी कि जो वो ज्वार होती है वो भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जई क्यों है तो समझेंगे। हॉर्स क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हॉर्स क्या होता है। हॉर्स एक नॉन रूमिनेंट कैसा एनिमल है, नॉन रूमिनेंट हर्बीवोरस एनिमल है। कैसा, नॉन रूमिनेंट हर्बीवोरस हर्बीवोरस एनिमल है। मतलब हाइंड फर्मेंटर है, यानी कि जो इसका जो डाइजेशन होता है वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, इसलिए इसको क्या क्या बोलते हैं, हाइंड गट फर्मेंटेशन, हाइंड गट फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटर कहते हैं। ठीक है, इसके लिए फीड का मुख्य स्रोत क्या है। घोड़े का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, एनर्जी सप्लाई और डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे भोजन, एनर्जी अधिक से अधिक, इसको बोलेंगे एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई वाला भोजन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पचने योग्य होना चाहिए, यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या इसमें होना चाहिए। सबसे पहले इजीली डाइजेस्टिबल स्टार्च कंटेंट होना चाहिए। अगर कोई भोजन दिया जा रहा है तो उसमें जो हॉर्स है घोड़े को क्या दिया जाना चाहिए, इजीली डाइजेस्टिबल स्टार्च कंटेंट, जो क्या करता है, इमीडिएट एनर्जी सप्लाई करता है। क्या करता है, इजीली इजीली ये क्या करता है, इजीली डाइजेस्टिबल डाइजेस्टिबल स्टार्च कंटेंट होना चाहिए उसमें, जो भी हम उसको खिला रहे हैं, स्टार्च कंटेंट होना चाहिए, जो क्या करता है, इमीडिएट मतलब उसको तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, तुरंत एनर्जी सप्लाई। अगला है हाई फाइबर कंटेंट होना चाहिए उसमें। कैसे क्या होना चाहिए, हाई फाइबर कंटेंट होना चाहिए, जो क्या करता है, गट मोटिलिटी को मेंटेन करता है, यानी कि जो डाइजेशन हो रहा है उसकी जो गट मोटिलिटी है उसको मैनेज करेगा। ठीक है, और होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तीन चीजें इसमें हैं, हाई फाइबर, हाई फाइबर कंटेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, लो रिस्क ऑफ कॉलिक, क्योंकि ये क्या करता है, जो अपन जैसे गेहूं चावल या ज्वार देते हैं तो ये कोलिक के लिए मतलब कोलिक बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि पेट दर्द बढ़ सकता है, मतलब रिस्की होते हैं ये। और जो जई होता है वो नॉन रिस्की होता है, मतलब बहुत कम रिस्क होता है उससे। तो इसलिए क्या दिया जाता है, जई जई का जो चारा है उसको दिया जाता है। ठीक है, अब गेहूं क्यों नहीं देंगे, गेहूं गेहूं में क्या होता है, मतलब स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाई हाई एनर्जी देता है जो, और क्या होता है, डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई होती है इसकी। लेकिन क्या है, फर्मेंटेशन में रिस्क होता है इसकी, मतलब पाचन पाचन इतनी जल्दी नहीं होगा जई, जबकि
पाचन जल्दी हो जाती है घोड़े में, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो घोड़ा होता है अगर उसको गेहूं देंगे तो कोलिक का रिस्क होगा, यानी कि पेट दर्द का रिस्क होगा, और जो लेमिनाइटिस है उस वो कंडीशन बन सकती है, यानी कि घोड़ा लेमनेस का शिकार हो सकता है। दूसरा है राइस यानी कि चावल। दूसरा ऑप्शन क्या था, चावल। चावल भी क्या होता है, स्टार्च रिच होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा स्टार्च होता है। हॉर्स के लिए बल्क फाइबर सप्लाई नहीं दिया जा सकता है इसको, यानी कि इस हॉर्स को ये नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें हाई एनर्जी होती है और ये फाइबर मतलब बल्क फाइबर इसमें ज़्यादा होता है, यानी कि कंटेंट इसका ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं दिया जाता। ये किस में दिया जाता है, राइस, ये दिया जाता है मेन ह्यूमन ह्यूमन जो इंसान है होते हैं उनमें दिया जाता है। चौथा ऑप्शन था हमारा ज्वार। ज्वार को बोलते हैं सोरगम। सोरगम होती है हार्ड उसकी, यानी कि फाइबर वाली होती है, फाइबर फाइबर वाली क्रॉप है ये, तो इसको भी नहीं दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या देंगे, तो हम देंगे जई देंगे उसको। अगला क्वेश्चन है, इन टेरिटियल mammals which organ does the synthesis of urea take place, यानी कि जो थलीय स्तनधारी होते हैं उनमें किस अंग में यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण कौन से अंग में होता है, तो ऑप्शन है ब्लड, लीवर, किडनी और हार्ट। क्या क्या ऑप्शन है, ब्लड है, लीवर है, किडनी और हार्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है लीवर। लीवर में क्या होता है, लीवर में जो यूरिया का संश्लेषण है उसकी क्रिया होती है। सबसे पहले समझेंगे यूरिया का संश्लेषण किस लिए इम्पोर्टेंस है, या उसको क्यों डाइजेस्ट करवाना यानी कि संश्लेषण करवाना आवश्यक है, ठीक है। थलीय स्तनधारियों में कौन कौन से होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, ये सभी है थलीय, जो जमीन पे पाए जाते हैं उसी को थलीय बोलते हैं। में क्या होता है, प्रोटीन के चयापचय के दौरान अमीनो अम्ल टूटते हैं। क्या होता है, जो मेटाबॉलिक की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उसके दौरान क्या होते हैं, अमीनो अम्ल टूटते हैं और उनसे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमीनो अम्ल टूटेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अब अमोनिया क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है। अमोनिया टॉक्सिक होता है, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट दिया जाए तो ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसलिए शरीर इसे सीधे बाहर नहीं निकाल सकता। क्या करता है, शरीर इसे बाहर नहीं निकाल सकता, डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, ठीक है। डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, इसी विषैले अमोनिया को कम विषैले पदार्थ में बदलने के लिए, यानी कि यूरिया में बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया कहाँ चलती है, लीवर में चलती है। कहाँ चलेगी, लीवर में चलती है ना। यानी कि जो यूरिया साइकिल चलती है वो कहाँ चलती है, लीवर में चलेगी, ठीक है। ये प्रक्रिया लीवर में होती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलेंगे इसको, यूरिया साइकिल या बोलेंगे ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल बोलेंगे, ठीक है। ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, जो केवल किस में होती है, लीवर की हेपेटोसाइट सेल में होती है। किस में होती है, लीवर की हेपेटोसाइट सेल में होती है। साइट सेल में होती है, ठीक है। हेपेटोसाइट सेल में होती है। अब हेपेटोसाइट सेल में चलती है क्रिया, तो बना हुआ यूरिया फिर क्या करता है, रक्त के माध्यम से किडनी तक पहुंचता है। अब जैसे कि ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है यूरिया की, तो उसके बाद क्या होता है, ये ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, किडनी में जाता है और मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। ठीक है, मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। और लीवर इसका सही आंसर क्यों है, तो वो भी समझेंगे। लीवर में ही क्या होता है, यूरिया साइकिल एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं यूरिया साइकिल में, जो एंजाइम होते हैं वो कार्बो एमोइल और फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम होता है। कौन कौन सा लिखेंगे, एंजाइम, एंजाइम कौन से होंगे,
कार्बामोइल कार्बामोइल फास्फेट, कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज होता है इसमें, फास्फेट सिंथेटेज होता है। और कौन सा होता है? दूसरा है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बो एमाइलेज, ट्रांस ऑर्निथीन ट्रांस कार्बो एमाइलेज, ट्रांस कार्बो एमाइलेज पाए जाते हैं, कार्बो एमाइलेज पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? यूरिया को अमोनिया में बदलते हैं। इसीलिए यूरिया का संश्लेषण होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लीवर में होता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड इनको यूरिया को ढोता है, कहाँ ले जाता है? किडनी तक ले जाता है। किडनी क्या करती है? किडनी यूरिया को छानकर मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देती है। हृदय क्या करता है? हृदय ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा यूरिया साइकिल लगभग कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ गुआनिन इज, यानी कि गुआनिन का रासायनिक नाम क्या है? गुआनिन का रासायनिक नाम क्या है, ये समझेंगे। रासायनिक नाम किसको बोलते हैं, किस में यूज करते हैं? IUPAC में। ठीक है, IUPAC में लिखते हैं। मतलब इसका नाम जो होता है गुआनिन का, वो किस में लिखेंगे? IUPAC में लिखेंगे। ऑप्शन है 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल, ये पायरिडीमी, ये सॉरी पिरीमिडीन होता है। और दूसरा है 2,4 डाईऑक्सी पिरीमिडीन, या फिर तीसरा ऑप्शन है 2 एमिनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, या फिर 2 ऑक्सी 4 एमिनो पिरीमिडीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2 एमिनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, यानी कि जो गुआनिन होता है उसका सूत्र क्या है, मतलब क्या है रासायनिक नाम? 2 एमिनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। इसको समझेंगे क्या होता है। ये क्या होता है? ये एक नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। बेस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि गुआनिन, तो इनको दो ग्रुप में बांटते हैं। कौन सी? एक तो प्यूरिन्स, दूसरा पिरिमिडीन, दूसरा होगा पिरिमिडीन या पायरिमिडीन। पिरिमिडीन साइटोसिन। ठीक है, तो प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन में होते हैं एडेनिन और दो होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, दूसरे होते हैं पिरिमिडिन्स, जिसको क्या बोलते हैं? एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थायमिन, और तीसरा होता है यूरेसिल। ये 4 भी मान सकते हैं और 5 भी मान सकते हैं, क्योंकि थायमिन किस में पाया जाता है? DNA में पाया जाता है। और यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में पाया जाता है। तो इस प्रकार 4 होते हैं। मतलब एक जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब जब गुआनिन एक प्यूरिन बेस है तो उसका केमिकल नेम क्या है? 2 एमिनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। ठीक है, अब इसको बाकी के ऑप्शन आपको वैसे ही समझ में जाएंगे। जैसे कि जिसका पहला ऑप्शन था 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पेरिमिडीन, तो इसका जो आंसर था, मतलब इसका क्या होगा? ये थायमीन का UPSC नाम होगा। UPAC
IUPAC, ठीक है, सॉरी, IUPAC नेम होगा इसका, मतलब जो रासायनिक नाम है वो किसका है, ये किसका रासायनिक नाम है, तो ये है थायमीन का। ये थायमीन का नाम है, रासायनिक नाम। और ये किसका नाम है, 2,4-डाइऑक्सी pyrimidine। 2,4-डाइऑक्सी pyrimidine किसका नाम है, ये है यूरेसिल का। ये किसका है, यूरेसिल का, ये यूरेसिल का है। और 2-amino-6-pyridopurine किसका है, तो ये है ग्वानिन का, जो कि हमारा आंसर था। चौथा है 2-ऑक्सी-4-एमिनो पेरिमिडीन, ये किसका आंसर, ये किसका रासायनिक नाम है, तो ये है साइटोसिन का, साइटोसिन का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, जो प्यूरिन में कौन कौन से होंगे, एडिनिन होगा और ग्वानिन होंगे। इनके जो रासायनिक नाम है, एडिनिन के 6 एमिनो प्यूरिन होगा, और ग्वानिन का क्या होगा, 2-amino-6-ऑक्सी प्यूरिन। तो ये मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आने वाले टाइम में भी, जैसे कि अभी क्या पूछा है, 2017 में क्या पूछा था, ग्वानिन। तो अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में यूरेसिल पूछ ले, साइटोसिन पूछ ले, थायमिन पूछ ले, ठीक है। तो आपको ये याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए माई प्रिडिस्पोज द एनिमल फॉर, यानी कि जो कैल्शियम की अधिकता और विटामिन ए की कमी पशु को किस रोग के लिए संवेदनशील बना सकती है, किस रोग के लिए संवेदनशील बना सकती है। तो ऑप्शन है इंटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, यूरोलिथिस और प्रोस्टाइटिस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यूरोलिथिस, सही आंसर है ये यूरोलिथिस। समझेंगे, कैल्शियम का ज्यादा होना, कैल्शियम का ज्यादा होना, कैल्शियम का क्या होना, ज्यादा होना, कैल्शियम का ज्यादा होना और विटामिन ए का कमी होना क्या कहलाता, दोनों मिलकर मूत्र मार्ग में पथरी बनने का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, कैल्शियम ज्यादा होगा तो यूरिन में कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट होगा। अगर कैल्शियम, जैसे कैल्शियम ज्यादा होगा तो यूरिन में क्या होगा, कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट होगा। और विटामिन ए की अगर कमी होगी, तो विटामिन ए की अगर कमी होगी तो क्या, जो इपिथेलियल सेल होती है या इपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, उनमें एक लाइनिंग सी बन जाएगी, जहाँ पे क्या, क्रेटीन का जमाव होगा, क्रेटिनाइजेशन की क्रिया होगी। और म्यूकोसा कैसी हो जाएगी, इसकी म्यूकस कैसी हो जाएगी, जो म्यूकोसा लेयर है वो हो जाएगी, रफ हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिस पर क्रिस्टल आसानी से जम जाते हैं। अब क्रिस्टल कहाँ जमेंगे, इपिथेलियल जो लाइनिंग बनेगी उसमें क्रिस्टल जमा होने लगेंगे धीरे धीरे, तो ये क्या बन जाएगा, यूरिनरी कैलकुली का कारण बन जाता है, ठीक है। अब इसके जो दूसरे ऑप्शन थे, जैसे इंटाइटिस, इंटाइटिस किसको कहते हैं, आंत की सूजन को, इंटाइटिस किसकी होगी, इंटेस्टाइन की सूजन को कहते हैं। और दूसरा था गेस्टाइटिस, गेस्टाइटिस किस में सूजन है, तो ये है स्टोमक की इन्फ्लामेशन, स्टोमक में इन्फ्लामेशन, सॉरी। और चौथा ऑप्शन था प्रोस्टाइटिस, तो ये किस में, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। ये यूजुअली क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हार्मोन इनबैलेंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी हैज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर, यानी कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन है 1935, 1945, 1955 या 1965। तो इसका सही आंसर है 1965। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई है, तो 1965 में हुई है। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई है, 1965 में हुई है, ठीक है। किसने की थी, सबसे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, क्या था, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य था इसका पशुपालकों की इनकम बढ़ाना, पशुपालकों की इनकम बढ़ाना। तीसरा था
तीसरा था वाइट ऑपरेशन फ्लड जैसी योजनाओं का के जरिए वाइट रेवुलेशन लाना, यानी कि ऑपरेशन फ्लूड जैसी योजनाओं के लिए क्या लाना, योजनाओं के लिए वाइट रेवुलेशन यानी कि श्वेत क्रांति लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ वाइट रेवुलेशन इन इंडिया, यानी कि दूध क्रांति के जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, कब हुए थे एनडीटीवी की स्थापना? 1965 में। अब ऑप्शन जो थे 1935 इसमें भी नहीं हुआ था, 1945 इसमें भी नहीं हुआ था, 1955 इसमें भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेंट एनेस्थीसिया इज, यानी कि श्वास द्वारा दी जाने वाली संज्ञाहरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन है केटामाइन, दूसरा है प्रोपोफेन प्रोपोफोल, तीसरा है थायोपेंटोन, चौथा है आइसोफ्लुरोन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आइसोफ्लुरोन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? आइसोफ्लुरोन। अब सबसे पहले समझेंगे कि जो इनहेलेंट एनेस्थीसिया होता है, सबसे पहले समझेंगे एनेस्थीसिया कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि जो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो एनेस्थीसिया होता है वो 2 तरीके से दिया जा सकता है। 2 तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहले है इंजेक्टेबल, पहला है इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, दूसरा है इनहेलेंट एनेस्थीसिया। इनहेलेंट यानी श्वास द्वारा जो लिया जाता है, एनेस्थीसिया सांस। सबसे पहले इंजेक्टेबल में कौन कौन से आते हैं? ये दिए जाते हैं आईवी और आईएम दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं केटामाइन होता है, केटामाइन, प्रोपोफोल, दूसरा होता है प्रोपोफोल, तीसरा होता है थायोपेंटोन। ये कैसे होते हैं? इंजेक्टेबल होते हैं, थायोपेंटोन, थायोपेंटोन। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे इनहेलेंट एनेस्थीसिया। सांस द्वारा कौन कौन से दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं हेलोथेन, हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन और सेवोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, फ्लुरेन और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये सारे किसमें दिए जाते हैं? सांस द्वारा दिए जाते हैं ये। अब बात करते हैं जो इसका सही आंसर है वो क्या है? आइसोफ्लुरेन। अब दूसरे जो केटामाइन है वे कैसे दिए जाते हैं? आईए और आईवी दिए जाते हैं। दूसरा है प्रोफेन, ये आईवी इंजेक्टेबल है। ठीक है, और थायोपेंटोन ये क्या है? ये है बार्बिचुरेट इंजेक्टेबल होता है ये। ठीक है, जो चौथा हमारा आंसर है आइसोफ्लुरेन, ये क्या होता है? एक वोलेटाइल इनहेलेंट एनेस्थेसिक एजेंट है। ठीक है,
जो कहाँ दिया जाता है, या तो डायरेक्ट माउथ में दे दो, या जो नाक होती है उसमें दे दो, या फिर इंडोट्रेकियल ट्यूब में दिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेफ और कॉमनली यूज्ड इन वेटनरी एंड ह्यूमन सर्जरी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग प्लेग इन ह्यूमंस ट्रांसमिटेड बाय द वाइट ऑफ फ्ली, यानी कि मनुष्यों में प्लेग पिस्सू के काटने से फैलता है। अब कौन से पिस्सू, पिस्सू क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, चूहे में होते हैं, बिल्ली में होते हैं, कुत्ता में भी होते हैं और पंछी में भी होते हैं, फ्लाई। तो इसका सही आंसर है रेड, यानी कि चूहा। चूहा फ्ली में होता है। इसका सही आंसर क्या है, चूहा पिस्सू। चूहा पिस्सू में होता है। ठीक है, प्लेग यानी क्या बोलते हैं इसको, प्लेग को, प्लेग को बोलेंगे ब्यूबोनिक, ब्यूबोनिक प्लेग, जो इंसानों में फैलता है, ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, एक कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे ये क्या करता है। ये रोग मुख्य रूप से रेट रेट के द्वारा, रेट क्या है, एक इसका रिजर्वायर है, मतलब रिजर्व करके रखता है प्लेग को। अब ये किसके द्वारा, रेट क्या करेगा, पिस्सू इससे अपना जो बैक्टीरिया है वो लेंगे, क्या लेंगे, पिस्सू लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, फ्ली लिखो, फिलिया। फिलिया क्या करता है, मेन में पहुंचाता है। कैसे पहुंचेगा, रेट से फिली में, फिली से मेन में पहुंचता है, मेन में फैलता है। ठीक है, चूहे क्या होता है, इसके रिजर्वायर होते हैं। चूहे रिजर्वायर होते हैं, यानी कि रिजर्व करके रखते हैं, रिजर्वायर होते हैं। ठीक है, अब बात करें तो कौन कौन सा इसमें जो फिलिया, मतलब जो प्लेग फैलाता है, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, यानीसीनिया पेस्टिस होता है। ठीक है, नाम भी याद रखिएगा, कौन सा प्लेग होता है, यानी सॉरी यारसी यारसीनिया, यारसीनिया पेस्टिस, ये प्लेग का नाम है। ब्यूनिक प्लेग, इसका पॉजिटिव एजेंट है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, यानी यारसी सॉरी यारसीनिया पेस्टिस के द्वारा फैलता है, इतना याद रखिएगा। और दूसरे ऑप्शन है कैट फ्लाई, यानी बिल्ली का जो पिस्सू है, उनसे, उसका क्या नाम है, उसका नाम है टेनोसेफेलाइट्स फ्लीज। क्या नाम है, टेनोसेफेलाइट्स फ्लीज। और डॉग फिलिया का क्या नाम है, इसका नाम है टेनोफिलाइट्स कैनिस। और बर्ड को इन्फेस्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन प्लेग से कोई इसका संबंध नहीं है। जो चौथा ऑप्शन था बर्ड फ्ली, तो ये क्या बर्ड को क्या करता है, इन्फेस्ट करता है, और ये ह्यूमन में होना संभव नहीं है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड किनसे बना होता है। ऑप्शन है, ए नाइट्रोजिनस बेस लाइक कोलिन, किसके द्वारा, ए नाइट्रोजिनस बेस लाइक कोलिन। दूसरा है प्यूरिन और पिरामिडिन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरस प्लस, ठीक है, मतलब फास्फोरस। और तीसरा ऑप्शन है प्यूरिन और पिरामिडिन बेस प्लस शुगर। चौथा ऑप्शन है प्यूरिन और पिरामिडिन बेस प्लस फास्फोरस। यहाँ शुगर है, यहाँ फास्फोरस है, कंफ्यूजन नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्या है, प्यूरिन और पिरामिडिन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरस होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, प्यूरिन और पिरामिडिन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरस, इनसे मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इनसे मिलके ही बनता है। ठीक है, कौन कौन से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप, यहाँ लिखेंगे किन से मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड किन से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप से, फास्फेट ग्रुप से मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन और pyrimidine। अभी आपको बताया था। पेंटोस शुगर कौन से होते हैं? पेंटोस होते हैं राइबोस, जैसे कि आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोस पाया जाता है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस पाए जाते हैं। फास्फेट ग्रुप कौन सा होता है? जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्यूरिन या pyrimidine बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है। ठीक है। अब बाकी ऑप्शन गलत है। कौन कौन से ऑप्शन गलत है? ए नाइट्रोजनस बेस लाइक कोलिन। तो कोलिन क्या है? गलत है। कोलिन नाइट्रोजन बेस नहीं है। कोलिन क्या होता है? जो मेन हो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है इसमें। ठीक है। दूसरा ऑप्शन था प्यूरिन और pyrimidine बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरस, ये हमारा सही आंसर था। ठीक है। तीसरा ऑप्शन था प्यूरिन और pyrimidine बेस प्लस शुगर, इसमें फास्फोरस नहीं है इसलिए ये गलत है। चौथा ऑप्शन था हमारा प्यूरिन और pyrimidine बेस प्लस फास्फोरस, तो ये भी गलत है। इसमें क्या नहीं पाया, इसमें क्या होना चाहिए था? शुगर होना चाहिए था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स, यानी कि जो निम्न में से कौन सी दानों के प्रसंस्करण की एक गीली विधि है? कौन सी है? सबसे पहले है रोलिंग, दूसरी है रोस्टिंग, तीसरी है माइक्रोनाइजिंग, चौथी है सोक यानी कि भिगोना। तो इसका सही आंसर क्या है? भिगोना का सोकिंग। मतलब जो गीली विधि है दाने के लिए प्रसंस्करण के लिए वो होती है भिगोना। अब जो ग्रेन प्रोसेसिंग होता है यानी कि जो दाने होते हैं उनको प्रोसेसिंग के लिए कितनी विधि होती है? दो विधि होती है। कौन कौन सी? एक तो ड्राई होती है और एक वेट होती है। ठीक है। तो ड्राई में कौन कौन सी आती है? ड्राई में आती है रोलिंग, जो बाकी ऑप्शन थे रोलिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया और माइक्रोनाइजिंग हो गया। माइक्रोनाइजिंग, माइक्रोनाइजेशन। और वेट में कौन कौन सा आ गया? वेट में आ गया सोकिंग, जो कि हमारा आंसर है सोकिंग होगा। स्टीम फ्लेकिंग, स्टीम फ्लेकिंग। और कौन सा है? फर्मेंटेशन, किडवन, फर्मेंटेशन और इनसाइलिंग। कौन सी है? इनसाइलिंग, यानी कि साइलेज, साइलेज में भी एक गीली विधि है। इनसाइलिंग। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? भिगोना सही आंसर है। अब दूसरा जो ऑप्शन था, बाकी ऑप्शन जैसे कि रोलिंग हो गया, रोलिंग क्या है? एक ड्राई मेथड है, और रोस्टिंग भी एक ड्राई मेथड है, माइक्रोनाइजिंग भी ड्राई मेथड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन मलेरिया इज कोज्ड बाय द वाइट ऑफ, यानी कि मानव मलेरिया के काटने के कारण होता है। कौन कौन से किसके काटने से मलेरिया होता है? तो ये होता है, ऑप्शन है फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो, दूसरा क्यूलिक स्पीसीज, तीसरा है एडिस, चौथा है मनसोनिया स्पीसीज। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो, यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर। आप समझेंगे इसको। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज है। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? मलेरिया का, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज है। ठीक है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज कौन कौन सी होती है? तो ये होती है, एक होती वाइवेक्स, एक होती है फाल्सीपोरम, फाल्सीपोरम,
एक होती है प्लाज्मोडियम मलेराई, एक होती है ओवल। इतनी प्लाज्मोडियम में जो इसकी स्पीसीज है वो कौन कौन सी है, वाइवेक्स हो गया, फाल्सीपोरम हो गया, मलेरिया हो गया और ओवल हो गया, ठीक है। ये इतनी स्पीसीज होती है। ये डिसीज फैलती कैसे है, किसके द्वारा फैलाई फैलाई जाती है, तो ये फैलाई जाती है फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो के द्वारा, यानी कि काटने के द्वारा फैलती है ये, ठीक है। ये सिर्फ महिलाएं क्यों फैलाती है, जो मादा मच्छर रहते हैं वही क्यों फैलाते हैं, क्योंकि फीमेल मस्क्यूटो ही ब्लड सकिंग करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड सकिंग करते हैं। इनका कार्य क्या है, ब्लड सकिंग है, ब्लड सक करना होता है, ब्लड सकिंग है, ठीक है। ब्लड सक करते हैं। और क्यों सक करते हैं, क्योंकि एग जो होते हैं, इनके अंडे जो होते हैं वो अंदर मेच्योर हो सकें, मेच्योराइजेशन के लिए ये क्रिया की जाती है। मेल मस्कीटो क्या करते हैं, ये सिर्फ जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है, इंसानों को खून नहीं चूसते हैं, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर क्या है इसका, फीमेल एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम अगला पढ़ेंगे, अगले के टॉपिक में, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम ये सब जो बचे हुए 61 से लेके 75 तक ये हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।